अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक का कहना है कि इस हवाले से मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। तोशा खाना केस को लेकर अब सारी नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लग चुकी हैं। सोशल मीडिया पर चेयरमैन पीटीआई की तकरीरों से जाहिर हो रहा है कि इस वक्त तोशा खाना केस चेयरमैन पीटीआई के आसाब पर इस हद तक सवार हो चुका है कि वो रात को 12 बजे खिताब करते हुए ये दावा करते हैं कि तोशा खाना केस की बुनियाद पर उनके खिलाफ आज ही कुछ होने जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ साथ चेयरमैन पीटीआई आलमी मीडिया के सामने भी अपने इसी मौक़िफ़ को बार बार दोहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई ने फिर यह दावा किया है कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है और हुकूमत अक्टूबर में इंतखाबात करवाने से भाग रही है। तहरीक इंसाफ के सरबराह का यह भी कहना था कि फौजी अदालतों के क़याम का मकसद ही उन्हें सजा दिलवाना है। इस सवाल पर कि अदालतों की जानिब से मुमकिना नाअहली का मामला क्या उनके लिए जो बोगे वही काटोगे की मिस्ताक नहीं, क्योंकि वो माजी में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सियासत में हिस्सा लेने पर पाबंदी के हामी रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सरबराह का कहना था कि उनका मामला नवाज शरीफ के मामले से कतन मुख्तलिफ है। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया कि उनकी जमात वो वाहिद सियासी जमात है जिसे फौजी आमिरों ने नहीं बनाया। ताहम ये दुरुस्त है कि 2018 में फौज ने उनकी मुखालिफत नहीं की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि 2013 में फौज ने नवाज शरीफ की पुश्त पनाही भी की थी। साबिक वजीर आजम ने यह दावा भी किया है कि इस वक्त फाशिस्ट पाकिस्तान को सियाह दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का ये ओपिनियन जो कि वो आलमी मीडिया के सामने रख रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुद गुफ्तगू करते हुए भी कह रहे हैं, और एक खौफ जो उन्हें अपने इस केस को लेकर है, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज, चेयरमैन पीटीआई का दावा। क्या 2018 से 22 तक यानी उनके दौरे हुकूमत में मुल्क में गैर एलानिया जमहूरियत थी? जमहूरियत अपनी रूह के साथ थी, दुरुस्त डगर पर थी? इसी मामले पर गुफ्तगू। और शहजाद साहब आपकी राय। देखिए, मैं इमरान खान के जो या चेयरमैन पीटीआई के जो अपनी जो सोच है उसके बारे में तो कम ही कहूँगा, क्योंकि वो जब दुनिया को एड्रेस करते हैं या किसी इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करते हैं, इंटरनेशनल ऑडियंसेस को, तो उसका मतलब ये है कि उनकी उम्मीद अपने केस के बारे में पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक अब बड़ी हद तक वो उससे मादूम हो चुके हैं, और वो मादूम हो चुकी है, और वो इसमें उनको ये उम्मीद नहीं है कि वो इससे बच पाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा, वो अगले हफ्ते डिसाइड करेगा कि क्या आया जो सेशन कोर्ट है, जहाँ पर इनका जो ट्रायल कोर्ट है, वो किस तरीके से उसका फैसला करता है। मेरा ख्याल है ये राइटिंग ऑन द वॉल है जो कि वो देख रहे हैं। अब उसके बारे में जितना भी शोर मचाएं वो मचा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन जिस तरीके से जो हैं, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के ऊपर पहले भी मिसाल है, नॉन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स के बारे में इस दफ़ा भी हो सकता है मामला उसी तरफ चला जाए। तो यहाँ पर तो इसको छोड़ देते हैं। गैर एलानिया मार्शल लॉ है या नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि हम एक पिछले दौर में जो उनका दौर था उसमें हाइब्रिड निज़ाम का जिक्र बहुत हुआ, और हाइब्रिड निज़ाम से मुराद ये नहीं थी कि फौजी लोग उठ के हुकूमतों की जगह पे आके बैठ गए, लेकिन जहाँ पर मिल के दोनों साइड्स ने कुछ करने की कोशिश की, जिसके अंदर कई मरतबा पॉलिसी के कुछ एरियाज थे, कहीं पे मुल्क के बाकी मामलात के बारे में माशी तौर पर मामलात थे, बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात, उसकी बेशक एक आपके यहाँ नज़ीर मिलती है, शायद ही उससे पहले भी हो। लेकिन पहले फ़र्क ये था, जब प्रॉपर मार्शल लॉ आता था तो फिर सामने एक वर्दी वाला चेहरा होता था जो ये काम करता था। अब जब हाइब्रिड निज़ाम के अंदर आप देखते हैं तो आप ये मिला जुला सा एक अक्स देखते हैं। आज वो है या नहीं है, मेरे ख्याल में जब आप SIFC को देखते हैं, बाकी चीज़ों को, पाकिस्तान का जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, अभी क्या वजह है कि हम इस तरह से, इस तरह के माहौल में या इस तरह के एक स्ट्रक्चर के अंदर, बावजूद इसके कि अब एक और गवर्नमेंट है, डिफरेंट गवर्नमेंट है। पुरानी गवर्नमेंट जो चेयरमैन पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी वो तो चलें एक हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा थी। ये वाला जो निज़ाम है जिसमें अभी अब चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मजबूरी है मुल्क की, इस वक्त पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि हमारे सिविलियन अदारे बावजूद इतने कमज़ोर हो चुके हैं या उस हालत पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर आपको और जो इतने इदारे हैं, चाहे वो, और ख़ास तौर पर मैं इन इदारों का जिक्र करूँगा जिनका हम इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम में जिक्र कर रहे हैं, उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो UAE के साथ तल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह वगैरह, तो उससे पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तक़वियत मिलती है। अब ये जिस तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान के हक में बेहतर है या नहीं?
ये वो सवाल है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जितनी जल्दी पाकिस्तान इन झमेलों से, जो मुआशी भी हैं, जो माशरती भी हैं, जो हमारे सियासी भी हैं और हमारे सिक्योरिटी से भी रिलेटेड हैं, इन झमेलों से जितना जल्दी निकल पाएगा उतनी जल्दी हम बड़ा क्लैरिटी के साथ ये वाजे कर पाएंगे कि हर एक को हदूद जो है मुतय्यन की हुई आइन के मुताबिक उनको कहां तक रहना है। वरना जो डिटर्मिनिंग फीचर है, क्या आपका आइन अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं है, बदकिस्मती से है भी और नहीं भी, कुछ हद तक है, कुछ पे हम कसर उसके ऊपर निकाल लेते हैं और उसको दरगुजर कर जाते हैं अपने अपने ही हाथों से। तो आइन अपनी जगह पे मौजूद है। शख्सी आज़ादी कहने को आज भी है और बड़ी हद तक शायद है। जब मार्शल लॉ आता है तो शख्सी आज़ादी सबसे पहले उस पर आके कदगन लगती है। तो ये वो चीज़ें जो डिसाइड करती हैं, डिटरमिन करती हैं, ना एब्रोगेट हुआ ना हेल्ड इन अबेयंस हुआ आपका आइन। इसलिए आइन के तहत ही आज हुकूमत चल रही है, इसीलिए हम आइन के तहत ही आवाजें उठाते हैं और कहते हैं कि हमारी हुकूमतों को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। दुरुस्त। ये जो मिला जुला रुझान आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि शख्सी आज़ादी है भी नहीं, आइन है भी नहीं है। एक और दावा जो चेयरमैन पीटीआई ने किया, फाशिस्ट मुल्क को सियाह दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुखालिफिन की जाली केसेस में गिरफ्तारियां हों, सियासी रहनुमाओं की बहन बेटियों की गिरफ्तारियां हों, हेरोइन के झूठे मुकदमे हों, नाजेबा वीडियोज हों, चेयरमैन नैब की ब्लैकमेलिंग हो, DGFI हो, बहुत से ऐसे मामला, फिर मीडिया को लेकर अलहदा से जब वो कह रहे हैं डार्क एजेस, पिछला दौर देखें, अब का देखें, अब सर साहब कैसे काउंट करेंगे कौन बड़ा फाशिस्ट रहा या कौन सा बड़ा दौर? और फिर जरा इसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ये गैर एलानिया माशाल्लाह से एलानिया जमहूरियत या गैर एलानिया जमहूरियत तक। बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि जब खान साहब ये कहते हैं कि फाशिस्ट दौर है, उन्हें कम से कम अपने गिरबान के अंदर भी झांकना चाहिए। मैं इस दौर को कोई बहुत आला दौर नहीं कह रहा, और वाकई इस वक्त शख्सी आज़ादियों पे काफ़ी कदगने हैं और हमारी बदकिस्मती है कि ये कदगने आज भी हैं। लेकिन ये शुरू कैसे हुई? फैशिज्म शुरू किसने किया? वीडियोस की बात की है, मुझे याद आ रहे हैं नैब चेयरमैन जावेद इकबाल, जैसे आपने वीडियो का नाम लिया, सबसे पहले उनकी वीडियो आई, किसने निकाली, क्यों निकाली? उस नैब को और नैब के चेयरमैन को किस तरह इस्तेमाल किया गया, टिश्यू पेपर की तरह। वो नैब चेयरमैन आज वैसे कहाँ है? मैं ये भी सोच रहा था वो किधर हैं। वो तो मौज कर रहे हैं, जाहिर है जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉकेट में रहेगा वो तो हमेशा मौज करेगा। बात यह है कि खान साहब ने जो रवायत जन्म दी और उनको पक्का किया, उन्होंने कहा गिरफ्तारियां हो रही हैं नाजायज। मुझे वो बताएं, नवाज शरीफ को जो अकामा में निकाला गया था वो क्या था? वो नाजायज नहीं था। अब जो तोशा खाना के केस की बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि तोशा, और हम लोग मीडिया पे भी ये बात करते हैं कि सारे लोग तोशा खाना से, सारे वज़राए आज़म और दूसरे लोग तोशा खाना से तो हाइफ लेकर गए, बिल्कुल ठीक है, जो भी कानून था चाहे वो नाजायज कानून है उसके मुताबिक लेकर गए। लेकिन दो फर्क थे, एक तो उन्होंने बेचा नहीं मार्केट में, अगर बेचा है, जो मुझे नहीं अंदाजा कि बेचा कि नहीं बेचा, तो कम से कम उन्होंने नॉन डिक्लेरेशन के वो जुर्म के मुर्तकिब नहीं हुए। खान साहब ने तोहफे बेच के करोड़ों के 2 साल तक उनको डिक्लेयर नहीं किया। असल जुर्म ये है, असल जुर्म ये नहीं है कि वो तोहफे घर ले गए हैं, असल जुर्म ये है कि तोहफे लिए, कम कीमत पे उनको बहुत ज्यादा कीमतों पे बेचा, उससे पैसा कमाया, और वो पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए आया कि नहीं आया वो ट्रेल नहीं दे रहे, और दूसरे ने डिक्लेयर नहीं किया। ये असल केस है। अब आप बताएं, इनकम टैक्स अगर आप छुपाना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वजीर आजम है, आप पूरी दुनिया के चोर और डाकू डिक्लेयर कर चुके हैं अपने से पहले सियासतदानों को, तो फिर आपके साथ अगर कानून रास्ता ले रहा है तो आप उसको फैशिज्म कैसे कह सकते हैं? आप उसको मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? ये बात मैं फिर इस के बावजूद कह रहा हूं कि आइडियल सिचुएशन नहीं है इस वक्त मुल्क में। लेकिन खान साहब के जो बहुत करीबी साथी थे, जिन्होंने यहां तक पहुंचाया है, शफकत महमूद का मुझे नाम याद आ रहा है, वो भी लाहौरी एलीट के एक इंतहाई अहम, और क्या कहूं मैं, उसको अल्फाज मुनासिब ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, अहम रहनुमा थे पीटीआई के। किधर है वो आजकल? फैशिज्म में तो उनको अंदर होना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी किधर हैं? फवाद चौधरी किधर हैं? असद उमर किधर हैं? हमाद अजहर किधर है? ये उस्मान बुज़दार जो वसीम अकरम प्लस था खान साहब का, और पंजाब की तबाही की जिसने 4.5 साल, वो किधर हैं? ये सारे, अगर ये फैशिज्म होता, अगर ये मार्शल लॉ होता, तो खान साहब पिछले 16 महीने से इस तरह कौम को मुसलसल झूठ बोलकर गुमराह कर रहे होते। 16 महीनों में तो मार्शल लॉ बहुत कुछ कर जाता है। 2 साल दिए थे मार्शल लॉ को, जब परवेज मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो अदालत ने उनको 2 साल दिए और फिर उनको इलेक्शन करवाने पड़े 3 साल के अंदर अंदर। तो ये मार्शल लॉ तो आते ही सारा काम कर जाता है। अभी तक ये मार्शल लॉ
शायद मीडिया के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। पीटीआई के तो वर्कर्स बेचारे जो हैं दरमियाने तबके के, वही जेलों के पीछे सारी लीडरशिप मौज कर रही है, छुपी हुई है। कोई इटली में है, कोई यूरोप में है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। मुझे तो फैशिज्म पीटीआई की लीडरशिप के साथ नहीं नजर आ। अदालतों से उन्हें इतना रिलीफ मिल रहा है कि खान साहब आज तक एक दिन भी जेल के अंदर नहीं रह सके। गिरफ्तारी हुई, 2 रातें सिर्फ गुजारी हैं रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, जहां पे उनको भुनी हुई रानें भी पेश की गई। ये फैशिज्म है? फैशिज्म तो वो होता है जो खान साहब अनाउंस करते हैं कि मैं नवाज शरीफ को जेल में डाल दूंगा, मैं शहबाज शरीफ को जेल में डाल दूंगा, राना सनाउल्ला पे हेरम डाल दी, हनीफ अब्बासी को एक और ड्रग्स मंशियात के केस में अंदर कर दिया, शाहिद खान अब्बासी को अंदर कर दिया, मरीम नवाज को अंदर कर दिया, साद रफीक को, शहबाज शरीफ को। ये इस तरह होता है फैशिज्म। अगर वो है ऐसा आज तो पीटीआई बता दे, नहीं है तो फिर कहना मुनासिब नहीं है। मगर इफ्तिखार साहब, दावे तो वहां से बहुत हो रहे हैं। एक दावा ये भी किया गया है, वो कह रहे हैं वाहिद जमात उनकी जमात है, अपने आप को वैसे भी वो सबसे अलग रख के ही वो चलते हैं, जिसे फौजी आमिरों ने नहीं बनाया। क्या पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एनपी, एएनपी, बीएनपी, ये जमातें भी फौजी आमिरों ने ही बनाई? इतने वक्त गुफ्तगू करने के वो आदी हो गए हैं, उनको एहसास ही नहीं होता वो क्या कह रहे हैं, और वो ये महसूस नहीं करते कि उनकी बातें जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही हैं। किसको दरियाफ्त किया गया था 2014 में चाइना के साथ जो हमारे तल्लुकात थे उसको तबाह करने के लिए, कि किसका फ़लसफ़ा था? कौन उंगली खड़ी कर कर के सारा दिन कहानियाँ सुनाता था लोगों को, और कौन वहाँ से कारों में बैठ के किसको मिलने जाता था, किसका पैगाम लाके लोगों को सुनाता था? बस करें यार, आप लोगों की मुझे समझ नहीं आती, आप उस लोगों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो आदमी एक बात भी सच नहीं कह सकता। और ये अफसोसनाक रवैया हमारा। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक उस पर कुछ मुकदमात हैं और मुकदमात चल रहे हैं, और वो हर जगह उन कागज़ को लेके फिरते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचली कोर्ट, बड़ी कोर्ट, छोटी कोर्ट, हमला। पहली दफ़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला हुआ। फाशिस्ट रवैया किसका? आज तक किस लीडर ने पेशी के ऊपर इस तरह का हमला किया, पेशी पर हमला किया हो? फाशिस्ट रवैया तो आपका। आप बात करते हैं 2002 अप्रैल से लेके अब तक आपको किसने गिरफ्तार किया जी? आपने कितने जलसे किए? उन जलसों में जो ज़बान इस्तेमाल आपने की है, जो लैंग्वेज इस्तेमाल आपने की है, जो आपने तशबीह और इस्तारे इस्तेमाल किए हैं, अगर पाकिस्तान के किसी और लीडर ने 3 जलसों में भी किए होते तो उस लीडर को उठा लिया जाता और शायद वो लीडर मिलता भी ना। तो किसकी शय पे आप ये कर रहे थे? कौन लेके आया था आपको? ये कौन कहानियां सुनाता कि बाजवा मुझे ये कहता था और फैज मुझे ये कहता था? कौन बाजवा और फैज की बातें मान रहा था? तो उनकी बातें मानने वाले आप बहुत बड़े अहम सियासी रहनुमा हो गए। हद है यार, एक हद की बात करें। और आप जो ये लोगों को उकसा रहे हैं ना, बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों को, ये आप अच्छा काम नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। आपकी साजिश अभी भी जारी है कि पाकिस्तान में लोग पैसा ना भेजें। इसीलिए ये तकारीर आपको रात 12 बजे इसलिए करते हैं कि उन इलाकों में सुबह का वक्त हो रहा होता है। कुछ लोग भोले हैं जो आपकी इन बातों को समझ नहीं रहे। कम से कम मैं इस बात को समझता हूं। हाई बर्ड निज़ाम की बात कर रहे हैं। 2014 से जो मदद आपको मिली वो क्या थी? अब मैं मुतालबा कर चुका हूं काफ़ी दफ़ा, आप बराए मेहरबानी नाजायज़ गिरफ्तारियों की फहरिस्त जारी करें। आपकी इत्तला के लिए आज मैं अर्ज़ करूं, आप कत्ल की बातें करते हैं कि आपके एक मुहिम के अंदर लोगों को कत्ल किया गया। मेरा मुतालबा पहले भी था, मेरा मुतालबा आज भी है कि जो कत्ल होने वाले लोग थे उनके नाम, उनके शनाख्ती कार्ड और उनकी सकूनत जो है उसको जारी करें, वरना ये झूठ बोलना बंद करें। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं औरतों की या बच्चों की, वो रिकॉर्ड बाकायदा तौर पे अदालतों में पेश किया गया है। ये फाशिज्म नहीं है। कानून के दायरे में गिरफ्तारियां हुई और उनकी तफसील अदालतों में नामों के साथ पेश की गई है। अगर आपको नहीं इल्म तो वह मंगवा लें और पढ़ लें। और किसके दौर में मुलाजमतें फरोख्त हुई थी जनाब? किसने पैसा कमाया उन मुलाजमतों का? जो तबादले और पोस्टिंगों की आपने एक भरमार कर दी थी। एक एक महीने के बाद आपने लोगों को ट्रांसफर और पोस्टिंग की पैसा लेके
मतलब किस किस्म की बात आप करना चाहते हैं? खुदा का वास्ता है, आप दुश्मनी करें अपने सियासी मुखालफिन के साथ, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी ना करें, रियासत के साथ दुश्मनी ना करें, रियासती अदारों के साथ दुश्मनी ना करें। आप दें अपना बुरा कहें अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, JUI को, पीपल्स पार्टी को, जिसकी मर्जी आती है आप करें। सियासत के मैदान आप बिल्कुल बिल्कुल ये ना करें जो आप कर रहे हैं, और ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं पूरी की पूरी रियासत के ढांचे को। प्लीज सियासत के मैदान में करें और हकायक सामने रखेंगे। हमने 2-3 दावों की बात की। जैगम साहब, एक और दावा सवाल के साथ रखती हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा मामला, उनसे पूछा गया कि जो आपने पहले एक वजीर आजम के लिए कहा जो उनके साथ हुआ नाअहली, वो ठीक है, अगर आपकी मुमकिन नाअहली तो जो बोगे वो काटोगे, तो वो अपने आप को फिर अलग करके रखते हैं। वो कहते हैं मेरा मामला नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है। एक तो इसको कमेंट कीजिएगा। दूसरा, 200 मुकदमों का दावा कर रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा परेशान तोशाखाना केस से हैं। आखिर क्यों? एक सेकंड सर, मेरी तरफ से ये मुतालबा है कि 200 मुकदमात की फहरिस्त भी जारी कर दी जाए। जी जैगम साहब। देखिए, तोशाखाना केस मैच्योर हो चुका है, अब चंद दिनों की बात है, और तोशाखाना केस में बहुत ज़्यादा गवाहियों की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो शवाहिद हैं वो तहरीरी तौर पर मौजूद हैं, और तफ्तीश पहले ही इलेक्शन कमीशन कर चुका है। और एक आयरनी है कि वही दस्तावेज़ जिस पर नवाज शरीफ को पकड़ा गया था, वही स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ जो इलेक्शन कमीशन में नवाज शरीफ ने जमा कराई थी, और उसमें एक फर्जी आमदनी का जिक्र नहीं था, उस पर वजीर आजम को निकाल दिया गया। अब वही स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़ है, लेकिन फ़र्क ये है कि 2 साल तक करोड़ों रुपए की आमदनी का उसमें कोई जिक्र नहीं है। फ़र्क तो है, फर्जी आमदनी में और करोड़ों की असली आमदनी में तो फ़र्क है। 1 साल में और 2 साल में फ़र्क है। उसके अलावा भी बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ उसके अंदर मौजूद हैं। तकरीबन ओपन एंड शट केस है। सब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इसमें सज़ा मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इस पर बार बार बात कर रहे हैं। अब 2018 से 2022 तक कितनी जमहूरियत थी, उसको जानने के लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अबसार आलम साहब हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने खुद जिक्र नहीं किया। और जब तब्दीली प्रोजेक्ट चल रहा था, उस वक्त इन्होंने एक कौमी इदारे को कौमी इदारे के तौर पर चलाने की कोशिश की, तो इनके साथ क्या सलूक किया गया हम सबको मालूम है। और उसके बाद जब ये सिस्टम आ गया तो इनका क्या कसूर था, इनके बच्चों का क्या कसूर था, इनको क्यों गोली मारी गई? इसलिए कि ये बाअसूल हैं, अपने असूल पर खड़े थे। उसके अलावा इनका क्या जुर्म था? एक आदमी जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर बात करता है, असूलों पे खड़ा होता है, और उसके अलावा वो एक्टिविस्ट भी, वो कोई सियासतदान भी नहीं है, सिर्फ अपना राइट टू एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर रहा है, उसकी ये सज़ा? क्या ये जमहूरी मिसाल थी? और ये एक मिसाल है। और अगर ये मौजूदा सिस्टम मार्शल लॉ है, तो इसकी बुनियाद तो इमरान खान चेयरमैन PTI खुद पहले रख चुके हैं। उन्हें तो खुश होना चाहिए, जो उन्होंने कार्रवाई शुरू की थी, अब वो शहबाज स्पीड से चल रही है, चल तो रही है, सिस्टम तो वही है। किसी सियासी जमात ने और किसी एक सियासी लीडर ने, जमहूरी लीडर ने, जमहूरियत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कप्तान साहब और उनकी जमात ने पहुंचाया। कि किस तरीके से वो इत्तफाक राय जो 60 साल के तजर्बे के बाद सियासी जमातों में कायम हुआ था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल में, कुछ असूल और ज़वाबित तय हुए थे, वो मुकमुकाव बन गया। तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासतदान गंदे हो गए, तमाम चोर और करप्ट हो गए। जो उनके साथ नहीं थे वो डाकू थे, जो साथ मिल गए वो साफ हो गए। लॉन्ड्री लगी हुई थी, पूरी सियासत को गंदा कर दिया गया, जमहूरी इदारों को ख़राब कर दिया गया, सियासतदानों को ख़राब कर दिया गया, सियासत को ख़राब कर दिया गया। किस लिए? ताकि सिंगल पार्टी हेजमनी कायम की जाए, मुल्क में एक जमात की ऐसी इजारादारी कर दी जाए जिसमें कोई दूसरी पार्टी खड़ी होने के काबिल ना हो। जिस तरह के कज़ाफ़ी साहब की हुकूमत थी, जिस तरह के इराक़ में सद्दाम हुसैन की हुकूमत थी, उस तरह का एक निज़ाम कायम करने की। और फिर एक ऐसा हाइब्रिड सिस्टम जिसमें अथॉरिटेरियनिज़म भी हो इस्टेब्लिशमेंट की, और उनकी एक पॉपुलिज्म भी हो। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट जब बरह रास्त हुकूमत करती है मार्शल लॉ में, तो वो किंग्स पार्टियां बनाती रही है। ये पहली मिसाल थी
कि एक मकबूल जमात ने कहा कि लो जी बनी बनाई किंग्स पार्टी हम आपको देते हैं, आप हमें मौका तो दो। उन्होंने एक प्री फैब्रिकेटेड किंग्स पार्टी पेश की और हाइब्रिड सिस्टम पर फख्र किया। कभी अपने इख्तियारात की बात नहीं की, कभी डिफेक्टो और डिजोरे में तकसीम करने की कोशिश नहीं की कि ये लिखा हुआ है, इस पर चलना चाहिए, और जो लिखा हुआ नहीं है उस पर काम नहीं चलना चाहिए। तो अफसोसनाक है, बिल्कुल थिंग्स हैव कम फुल सर्कल, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारा दहाइयों का सफ़र खोटा हो गया है। अब हमें बहुत साल लगेंगे ये जो वक्त ज़ाय हुआ है इसको रिट्रीव करने में, वापस जमहूरियत का सफर शुरू करने में। ठीक है, मेरे पास 1 मिनट है। शहजाद साहब, आपका कमेंट इन्होंने कंक्लूड कर दिया ज़ैगम साहब ने कि डार्क एज हम इसे ही कह सकते हैं जिसने जमहूरियत के सफर को और लंबा कर दिया है। हम जहां तक पहुंचे थे शायद हम और पीछे चले गए। इसको कमेंट कीजिएगा कि ये जो सर्कल पूरा बन गया है, यहाँ से आगे कोई सीख नजर आएगी इस डेमोक्रेसी को लीड करने वालों? बहुत अच्छी बात की। मैं यही कुछ कहना चाह रहा था कि जितनी बातें हुई हैं सब साथियों ने की, मेरे ख्याल में 100% दुरुस्त है। आज जो बड़ा सवाल ये है और जो मुझे नजर आता है, हम सबको नजर आता है कि आगे का जो रास्ता है, यहां से आगे का रास्ता, पीछे तो हम जितनी मर्जी जिसको मर्जी गालियां देते रहे, बाजवा को भी, फैज को भी, चेयरमैन पीटीआई, बाकी सियासी सिस्टम को भी, इससे आगे का जो सिस्टम है और जिस नहज पे हम इसको लेके चले हैं, क्या इसमें जमहूरियत या सियासी अमल जो है उसको कोई देरपा किस्म का इस्तेकाम मिल पाएगा? और अगर नहीं, या हमें उस पर भी खदशात नजर आते हैं, तो फिर वो बड़ा क्लियरफुली नेविगेट करना पड़ेगा उस पॉइंट तक जहां पर कि हमारा सियासी निज़ाम वापस फाल होके अपनी जगह पे कायम हो जाए, ताकि फिर हम जमहूरियत की बात कर सकें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोच विचार की जरूरत है। हम इस वक्त भी बहुत मुश्किल और नाजुक मरहले पे बैठे हैं अपने सियासी और जमहूरी निज़ाम के साथ। जी इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाहिए? वैसे नाजुक दौर तो हमारा हमेशा ही चलता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सियासतदानों ने बड़ी मुश्किल से एक स्पेस जमहूरियत के लिए जो बनाई थी, इस शहजादे ने अपनी हरकतों से, अपनी सियासत की बिना पर उन सियासतदानों से वो स्पेस भी छीन ली है, और अब कितने साल लगेंगे उस स्पेस को दोबारा सियासतदान हासिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा अहम सवाल है। ठीक है जी, एक ब्रेक पे जाना है। अब साहब मैं ब्रेक के बाद आप लेती हूँ, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो 5 अगस्त 2019 और कहाँ तक हम आ गए, आगे कोई रास्ता है पाकिस्तान के पास? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मकबूजा जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म हुए 4 साल हो गए। मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A खत्म करके कश्मीरियों के साथ उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जिसकी जमानत भारत के पहले वजीर आजम नेहरू ने कश्मीरियों को दी थी। तहम यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि आर्टिकल 370 को बाज़ाब्ता तौर पर तो 5 अगस्त 2019 को खत्म किया गया, मगर 1965 से इस आर्टिकल के अक्सर अहकामात पर अमल नहीं हो रहा था। जैसे मकबूजा कश्मीर में चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वजीर आजम और गवर्नर के लिए सदर रियासत के अल्फाज इस्तेमाल किए जाने थे, मगर मकबूजा कश्मीर में चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वजीर आला और सदर रियासत के बजाय गवर्नर के अल्फाज ही इस्तेमाल किए गए। इसी तरह 1977 से 2018 तक मकबूजा कश्मीर में 8 मरतबा गवर्नर राज और 3 मरतबा सदारती राज को नाफिज किया गया। ऐसा करके नई दिल्ली जम्मू कश्मीर में नाम नेहाद मुंतखब कानून साज असेंबलियों और हुकूमतों पर भी शबखून मारता रहा। इसी तरह आर्टिकल 35A को खत्म करने का वाज़ेह मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर दिया जाए। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश डोगरा दौर से ही की जा रही है, मगर अब गुज़िश्ता 4 सालों में ये साजिश मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी। 5 अगस्त 2019 के फैसले से पहले मकबूजा जम्मू कश्मीर रकबे के लिहाज से 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। 58% रकबा लद्दाख, 26% जम्मू, 16% वादी कश्मीर का था, जबकि मकबूजा कश्मीर की आबादी 55%, जम्मू 43% और 2% आबादी लद्दाख में रहती थी। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक जम्मू में 53 लाख आबादी थी, जिसमें 62% हिंदू, जबकि वादी कश्मीर की आबादी 67 लाख बताई गई है, जिसमें 90% से ज्यादा मुसलमान हैं। अगस्त 2019 के फैसले ने जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत खत्म की और लद्दाख को भी इस इलाके से अलग कर दिया गया। मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 4 साल में डोमिसाइल की पॉलिसी के तहत तेजी के साथ हिंदू आबादी में इजाफा कर रही है। लाखों हिंदुओं को डोमिसाइल देने के साथ साथ इंतखाबी नशिस्तों की तकसीम भी इस तरह से की जा रही है जिसका ज्यादा फायदा जम्मू को ही होगा, जिसकी अक्सरियत हिंदुओं की है, और जम्मू में ही बीजेपी समेत हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भी ज्यादा फाल हैं। मुतनाज़े इलाके की डेमोग्राफी को तब्दील करना जेनीवा कन्वेंशन 4 के आर्टिकल 49 की भी खिलाफ वर्जी है।
मगर इस सारी सूरत हाल में यही सवाल जन्म लेता है कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां करके जिस तरह आलमी कवानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इस सब पर आलमी बरादरी का ज़मीर क्या हमेशा सोता ही रहेगा? सवाल आप सबके लिए। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को 4 साल हो गए। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने लगा। इस इजरायली मॉडल के खिलाफ पाकिस्तान के पास कौन से ऑप्शंस हैं, क्या रास्ता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाना चाहिए कि दुनिया की तवज्जो हो? अफसार साहब, आपके ख्याल में सर जंग की बातें होती हैं। माजी में भी हमने देखा कि रूस और अमेरिका एक वीटो करता है और दूसरा हक की बात करता है, मसला हल ना हो सका। अब चीन अमेरिका में भी बढ़ती सर्द जंग दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को अब की बार इस सर्द जंग से कोई फायदा हो सकता है कि मकबूजा कश्मीर का मामला हल हो जाए? बेकारियों जैसी ये बात मुझे लगी है कि अगर किसी कहीं से कोई खाना खा रहा है बैठा, मैं उसकी टेबल की तरफ देख रहा हूँ, कुछ क्रम्स नीचे गिरेंगे तो मुझे मिल जाएंगे। ये खुददार कौमें, इज्जतदार कौमें ऐसा नहीं सोचती कि फलाने की कोल्ड वॉर से हमें क्या मिलेगा। जो पहले मिला है ना, वो और मैं और आप तकसीम कर रहे हैं और हमारे दरमियान उससे गुजारा नहीं हो रहा। तो इसलिए किसी और की कोल्ड वॉर से फिर अपनी फ्रिज ठंडा करने का ख्याल ना ही रखें तो बेहतर है। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए और यही हमारी बदकिस्मती है। जो भी आप पिछले सेगमेंट में बात कर रही थी ना कि आगे कैसे चला जाए, आगे चलने के 2 तरीके हैं, दो बुनियादी प्रिंसिपल हैं। एक तो ये है कि हम पहले अपने माजी की गलतियां तस्लीम करें और सबक सीखें और फिर हम अगला रास्ता मुतय्यन करें कि हमने करना क्या है। मैं अभी आपकी बातों के दौरान हिसाब लगा रहा था कि पिछले 24 साल में 1999 में कारगिल जंग हुई। वो पाकिस्तान की तारीख में शायद पिछले जब से 1971 की जंग के बाद सबसे बड़ा जो ब्लंडर पाकिस्तान ने किया कश्मीर इशू पे, जिसके बाद से हम दहशतगर्दी के उसमें दर्जे में रख दिए गए मुस्तकिल, वो कारगिल वॉर थी। उसको 24 साल हुए हैं। इन 24 सालों में 11 साल तकरीबन परवेज मुशर्रफ की हुकूमत रही है, 6 साल कियानी डॉक्टरें रही है और 6 साल बाजवा डॉक्टरें रही है। 12 और 11 ये 23 साल बनते हैं 24 सालों में। मुझे बताया जाए कि इस दौरान हम क्या करते रहे। मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं आप, सवाल तो उनसे पूछे ना जिनका ये काम था, जिन्होंने 75 साल, मुझे जब मैं बचपन में, जब मैं पैदा हुआ और मैं स्कूल का कायदा अली पे मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे काफ कश्मीर सिखाया गया, मेरे अंदर डाला गया कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और अटूट अंग है और हमारी शाहरग है। किधर है वो शाहरग? और जब वो शाहरग काटी जा रही थी उस वक्त जिनकी जिम्मेदारी थी इस कश्मीर को बचाने की, वो क्या कर रहे थे? वो ये कर रहे थे कि वो यहां पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहे थे। इमरान खान साहब अमेरिका के विजिट से वापस आए कश्मीर बेच के 2019 में, जब आप ये बात कर रही हैं, तो वापस आके उन्होंने बयान दिया। एयरपोर्ट पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। सारी काबीना जो इस वक्त अपने घरों में बैठी मौज कर रही है और वर्कर जेलों में है ना, वो सारी काबीना एयरपोर्ट पहुंची। इमरान खान ने खिताब किया, मुझे लगता है मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। आज तक उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि वो दूसरा वर्ल्ड कप क्या था, वो क्या मिला पाकिस्तान, वो क्या ऐसी चीज थी जिसको वो कहते हैं दूसरा वर्ल्ड कप में जीत के आया। उसी वक्त आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका गए, पेंटागन के दौरे पे उनको 21 तोपों की सलामी दी गई। किस बुनियाद पे, किस बात पे, क्या कारनामा किया था पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिसकी वजह से 2019 में उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई पेंटागन में? ये सवालात है मेरे, दे मुझे इनका जवाब। कि आज तक कभी किसी और सियासी और फौजी क़यादत के दौर में इंडिया आर्टिकल 370 और 35 से खत्म नहीं कर सका, उसी वक्त खत्म क्यों किया? और फिर ऊपर से हमें इतना बेवकूफ समझते हैं कि हमें कहा आधा घंटा आप धूप में खड़ा हो जाया करें जुम्मे के बाद एहतजाज करने के लिए। और सेरेना, यहां इस्लामाबाद सेरेना होटल के बाहर एक घड़ी आज भी लगी हुई है जो मेरा मुंह चढ़ाती है जब भी कभी वहां से गुजरता हूं। अफसार साहब, उस पे वक्त आ रहा है कि कितना वक्त गुजर गया 5 अगस्त 2019 को, अगर आप इस पे अपडेट कर दें मुझे। जी आ रहा है वक्त आ रहा है अभी भी। आप हमारी डिटाई और बेशर्मी चेक करें। वहां से वहां सदर गुजरता है, वहां से वजीर आजम गुजरता है, वहां से आर्मी चीफ गुजरता है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वहां से गुजरते हैं, इंटेलिजेंस चीफ गुजरते हैं। और वो भूल जाते हैं कि जिस वक्त ये सब हो रहा था वो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पे ये इंस्ट्रक्शन नहीं भिजवाया करते थे कि आप कश्मीर पे प्रोग्राम करें, कश्मीर पे अवेयरनेस प्रोग्राम करें। वो कहते थे पनामा पे प्रोग्राम करें, डॉन लीक्स पे प्रोग्राम करें। मैंने पहले भी एग्जांपल दी है कि सिर्फ 14 माह में 4,500 प्रोग्राम, ठीक है, सैकड़ों प्रोग्राम रोजाना
108 प्रोग्राम्स करंट अफेयर्स के होते हैं टीवी चैनल पे रोजाना पाकिस्तान में, 108, और वो सारे पनामा पे और डॉन लीग्स पे होते थे, कश्मीर पे नहीं होते थे। तो ये क्या मुजरमाना गफलत, जब आप इस पे सजाएं नहीं देंगे, किसी को पूछेंगे नहीं, तो आगे का रास्ता हम बेहतर कैसे कर सकते? ठीक है जी, सजाएं तो एक सवालिया निशान है, मिल जाए तो मसला है, ना मिले तो मसला है। शहजाद साहब आपकी तरफ आऊंगी। सवाल सर, पाकिस्तान और भारत अपने तौर पर जम्मू कश्मीर का स्टेटस तब्दील नहीं कर सकते थे अकॉर्डिंग टू शिमला अकॉर्ड। 5 अगस्त का जो इक़दाम था, भारत ने खिलाफ वर्जी की उस अकॉर्ड की, और हमेशा भारत कहता रहा कि ये सिर्फ इन 2 मुल्कों का मामला है, आपस में ही तय होगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या ऑप्शन है, या कौन सा तरीका है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर का मामला हल हो इन दोनों मुल्कों के बीच, जहां एक दूसरे की सुनाएं और वंस फॉर ऑल सेटल डाउन कर लें इसको? उसके लिए सबसे पहले जो हमारी सियासी चपकलिश है ना मुल्क के अंदर, जब मुल्क टूटा बिखरा होगा, जिस तरीके से कि नजर आ रहा है कि टूटा बिखरा है, जहां पर हम एक दूसरे को गालियां देंगे और हम दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराएंगे और खुद खड़े होकर जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो वहां पर इस तरह कोई भी मुल्क की कोई एक सिमत बन ही नहीं सकती। वो तो वाजे होकर सामने आ गया कि हमें अभी तक चेयरमैन पीटीआई नहीं भूल रहा, इमरान खान नहीं भूल रहा, वो तो चला गया जो कुछ उसने किया। उसके बीच उससे पहले नवाज शरीफ साहब आए, उससे पहले जरदारी साहब आए, उससे पहले जब मुशर्रफ था, और मुशर्रफ ने जितना भी 8 साल, 8.5, पौने 9 साल या 9 साल किया, उसके बाद 10 साल माशाल्लाह हमारी जमहूरियत बेहतरीन अंदाज में चली, और उसके बाद आगे का मामला जिसके अंदर कि हम समझते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम था। असल में मसला क्या है? असल में मसला यूं है कि ना हमने कभी 370 को पहले कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, माना ही नहीं, क्योंकि ये तो जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच में एक मुआहदा था, और ये अंदरूनी मुआहदा था कि शेख अब्दुल्ला को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपका स्पेशल स्टेटस कायम कर दिया गया। जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने कहा भाई हम तो इससे तल्लक है, हमारा तल्लक ही नहीं है, शेख अब्दुल्ला तो बंदा ही उनका है। अच्छा, अब जब ये हो गया 5 अगस्त को, तो फिर किसी को होश आई, उसने कहा वो हो नहीं, आर्टिकल 370 जब तक सॉल्व नहीं होगा उस वक्त तक हम बात। असल में क्योंकि हमारे पास कोई इसका, अब हम इतना लैग में है शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत सर, आप जब स्ट्रेटेजी की लैग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी के, मैं एक सवाल रखना चाहती हूँ। आपने जिक्र कर दिया 370 को, तो पहले हम मान नहीं रहे थे। अब जब 5 अगस्त हो गया 2019, उसके बाद अब हमारा मुतालबा यह है कि आप 5 अगस्त 19 से पीछे चले जाएं उस स्टेज पर, उस स्टेटस पर, तो फिर हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो एक तरह से नहीं कहेंगे कि हमने फिर एक सॉफ्टनेस दिखाई है, क्या वहां से कोई नरमी हो सकती है कि मामला और बातचीत बढ़ाएं, क्योंकि प्रॉब्लम तो दोनों कंट्रीज के लिए है। असल में आपका मसला 370 है ही नहीं। गुलजारी लाल नंदा था उनका होम मिनिस्टर, उसने कहा अपने साथियों को जो कि आरएसएस के थे, और खासतौर पर सरदार पटेल वगैरह जब इसके ऊपर होती थी ना उनकी तो बहस होती थी, वो कहता था कि ये एक सुरंग है, 370 से घबराएं मत, ये आर्टिकल 370 उनके आइन में एक सुरंग है जिसके थ्रू मैंने रास्ता बना लिया है कश्मीर तक पहुंचने का। ये गुलजारी लाल नंदा की स्टेटमेंट थी, उनका होम मिनिस्टर था, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट थी। अच्छा, अब कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने तो अपने हिसाब से ये कर लिया, हमें 370 की होश 2019 के बाद आई, उससे पहले जितने दिमाग थे, ये जितनी सोच समझ रखते थे, सब सोए हुए थे। आपको असल में जो आपने पॉइंट रेज किया ना 35A, और मैं इसमें जुल्फिकार अली भुट्टो से लेके कहां से शुरू करूं, किधर से कश्मीर की कहानी शुरू हुई है, 1948 से शुरू कर ली जाए। ये असल में मसला पाकिस्तान का I-35 है। मकसद वो क्या करना क्या चाहते हैं, मकसद क्या है? मकसद ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस की जाए, मकसद ये है कि जो हैयत है आज़ाद कश्मीर या मकबूजा कश्मीर की असेंबली की, उसको तब्दील किया जाए, हिंदुओं की आबादी को ज्यादा दिखाया जाए, जम्मू के अंदर ज्यादा मेजॉरिटी दिखाई जाए ताकि सीटें ज्यादा इस तरफ को हों, और जब उसकी हैयत बदलेगी तो हमें वो जो एक रूल देंगे जिसके ऊपर आज बहस हो रही है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कि बगैर असेंबली के अप्रूवल के आपने 370 को कैसे डील किया, कैसे आपने खत्म किया, जब तक असेंबली उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो वो जब मामला हो जाएगा, आपको याद होगा 5 साल पहले जब, या 10 साल 7-8 साल पहले की बात है, जब मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन से एक फिगर आता था मैजिक 44, ये मैजिक 44 था जिसके पीछे मोदी उस वक्त भी पड़ा हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है। आज देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त वेस्ट बैंक और इजराइल नेक्स्ट करना चाह रहा है, और एक शोर उठा हुआ है कि ज्यादती है फलस्तीनियों के साथ। हम तो वैसे खामोश रहे हैं, चुप करके बैठे रहे हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहे हैं। शायद अभी किसी तरीके से इस बात को लेके दुनिया के अंदर जाया जाए कि भाई वो सिर्फ उधर नहीं है एनेक्सेशन का मामला, इधर भी एनेक्सेशन का मामला है, इसको भी देखा जाए। यही कुछ हमारे पास रह गया करने के लिए बदकिस्मती से, वरना जंग छेड़ दें और तैयार हो जाए हर चीज के लिए। फिर ज़ैगम साहब, हमारे पास ऑप्शन यही है, मगर हम तो आज तक बैनुल अक़वामी बरादरी को कुछ रियलाइज नहीं करा सके। यूएन रेजोल्यूशन पड़ी है, जेनेवा कन्वेंशन 4 के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है, कोई लीगल ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्ट्रेटेजी तो कोई काम नहीं कर रही।
हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा कसूर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर बेवज़न कर दिया, और जब माशी तौर पर बेवज़न हुए तो उसके बाद सफारती तौर पर भी बेवज़न हो गए। पाकिस्तान के पास जो ऑप्शंस थी, पाकिस्तान ने उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गए, वहाँ पर इनफॉर्मल गैर रस्मी तौर पर इसकी गुफ्तगू की गई, रस्मी तौर पर गुफ्तगू भी नहीं की गई। चे जाए कि इस पर कोई बाकायदा हमें करारदाद मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा को तो छोड़िए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ में हम गए, बहुत मामूली से हमें कामयाबी हुई। दोस्तों के पास भागे, वो दोस्त जो हमेशा हमारे साथ खड़ा हुआ करते थे। अक्सर ने न्यूट्रलिटी इख्तियार की। मामला यहाँ तक पहुँचा कि उस वक्त के हमारे वज़ीर ख़ारजा जनाब शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब के बारे में एक इंतहाई नामुनासिब बयान तक दाग दिया, और उसका फिर जवाब भी मिला और फिर पीछे को होना पड़ा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिली। सिर्फ एक जगह पे हमें कामयाबी मिली, और वो थी ह्यूमन राइट्स में, कि जब पाकिस्तान ने इस मसले को इंसानी हकूक़ के मसले के तौर पर उजागर करने की कोशिश की, और ख़ुद कश्मीरियों ने इसको इंसानी हकूक़ के मसले के तौर पर उठाने की कोशिश की, तो बैनुल-अक़वामी प्रेस में, बैनुल-अक़वामी मीडिया में पज़ीराई मिली, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि उसके नतीजे में कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा सके। मसला माशी है, पाकिस्तान के माशी वज़न का कम होना है। 2019 की आप बात कर रही हैं, अगस्त की, चंद महीने पीछे चले जाएं, फरवरी 2019 में शहज़ादा मोहम्मद ने अनाउंस किया कि वो भारत में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। एक भारत की इकानमी है जो 3.1 खरब की मईशत है, और एक पाकिस्तान की मईशत है जो 370 अरब की मईशत है। फिर दुनिया में अलाइनमेंट चेंज हो रही है। अमेरिका ने क्वाड की शक्ल में स्ट्रेटेजिक अलायंस बना ली है भारत से। यूरोप को मंडियां चाहिए भारत की। तो दुनिया अपने इंटरेस्ट की तरफ देखती है। जब तक हम अपना घर मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में बुहरानों को ख़त्म करके सियासी बुहरानों को ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया हमारी बात सुनेगी, हम कोई भी ऑप्शन मौसर तौर पर इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। ठीक है इफ्तिखार साहब, ये जो गुफ्तगू हुई अपने माशी बेवज़न होने से सिफारती बेवज़न होने तक, कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। हमारा इंटरेस्ट कहाँ है कि हम अपने इंटरेस्ट भी हासिल कर पाते हैं? हमारा इंटरेस्ट ये है कि जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो हमारे उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, क्या आप ही चाहते हैं कि मैं जंग कर दूं? ये है आपका इंटरेस्ट। इससे ज़्यादा और मैं क्या कह सकता हूँ। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। जाएँ जाके असेंबली में वो तकरीर सुन लें। और ये सवाल बड़ा अहम उठा है यहाँ पे कि पूरी की पूरी कैबिनेट हार लेके जो गई थी, आज तक मैंने नहीं देखा कि इस किस्म की रिसेप्शन किसी भी प्राइम मिनिस्टर को मिली हो कि हर एमएनए के हाथ में एक हार हो और वो गले में हाथ डाल दौड़ी लगी हुई थी। आपके कहने पे मुझे वो मनाजिर याद आना शुरू हो गए दिन में। तो हाथ डाले जाए और फिर ये कहा गया कि मैं वर्ल्ड कप के जीत के आया हूँ। मेरा ख्याल है मैं किसी एक आदमी को ये मुकदमा करना चाहिए अदालत में कि इनसे ये पूछा जाए ये कौन सा वर्ल्ड कप जीत के आए थे और ये कहना क्या चाहते थे। वर्ल्ड कप ये जीत के आए थे कि सिटीज़न लॉ में इंडिया ने तब्दीली कर दी। और ये दोस्तों ने जो बात की है डेमोक्रेटिक चेंज की, डेमोक्रेटिकली चेंज आ गई है और सारा का सारा जो उनका दबाव है उस इलाके में है जो हिंदू ऑलरेडी ज़्यादा थे। और अब हुआ क्या कि वहाँ पे कम्युनिकेशन में, जॉब्स में, यूनिवर्सिटियों में, हर जगह के ऊपर इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी जाएगी कि देखें जनाब, आपको तो कहते थे ये मुसलमानों का इलाका, ये मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका नहीं रहा। यहाँ पे तो हिंदू बसते हैं। तो वैली में भी हो रहा है ये तो। वही तो वैली में भी कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो ये खेल हो रही है ना, तो उसका जवाब तो दे दिया अगले ने आपको असेंबली में खड़े होके। तो क्या आप चाहते हैं मैं जंग कर दूँ? ख़त्म, इसके बाद बात ये ख़त्म हो जाती है। तो छोड़ दो सारी बातें
और एक बात में है वज़न, अगर कोई खेल खेल सकता है कि जो इंसानी हकूक़ की बदहाली है, लेकिन वो क्या करें, हमारे इतने सैकड़ों जो बैठे हैं सफ़ीर और सुफरा के नीचे बच्चों की तालीम के लिए वहाँ बैठे हैं, अपनी बीवियों के मुस्तकबिल के लिए वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे पैसे की याशी कर रहे हैं। और ये इतना नहीं करते कि जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, वहाँ के स्टूडेंट्स को बुला के कभी चाय पे बता दें, प्रोफेसर्स को बुला के कभी चाय पे बता दें, वहाँ के वकला के डेलीगेशन को बुला के बता दें कि भाई ये जुल्म हो रहा है। वहाँ पे कश्मीर में औरतों के पेटों में संगीन मारी जाती है, वो औरतें जो हामला हैं, ये तो ये करने के काबिल नहीं है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है हम बिल्कुल पढ़े लिखे लोग ही नहीं हैं। जो पढ़ाई लिखाई करके वो गए हैं और जो पढ़ाई लिखाई हमारे हुक्मरान तबकात के कुछ ज़हनों में है, हम उसको नहीं जानते। हम बेवकूफ़ों की तरह बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जी हिंदुस्तान के साथ लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने पड़ेगा। उसने जवाब दे दिया कि मैं तो कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करता। आप लड़ना चाहते ही नहीं। इसका तरीका बताए ना, मैंने बता दिया कि आप अपने एम्बेसडर्स को बुलाएं, उनको कहें कि अगर तुम जिस काम को नहीं कर सकते वापस आ जाओ। तो सर जो चला वापस गया, आ जाओ। इतने 100 ममालिक में बैठे क्या करते हैं वो? ये कर रहे हैं ना, पिछले 75 साल से कोई रास्ता नहीं निकला इनसे। सुने ना, वो करते ही नहीं कुछ। रास्ता मैं बताता हूँ ना। अभी ये झगड़ा पिछले दिन हुआ, मैंने एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। बुलाएं वहां के स्टूडेंट को, प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को, ह्यूमन राइट्स वालों को, कभी चाय पे बुलाएं, कभी खाने पे बुलाएं, कभी डिनर पे बुलाएं और उनको बताएं ये क्या हो रहा है। यहाँ पे डोजियर के डोजियर मंगवाएं, पेश करें। वो तो उनके पास तो टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। अभी इन दिनों में, आखिरी दिनों में मेरी एक बात हुई एक आदमी से, उसने कहा शाह साहब आप अजीब बात कर रहे हैं, हम तो डिप्लोमेट हैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं ये सियासी नोयत की है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जिस आदमी मतलब आपने सियासी तजवीज़ दे दी। हाँ, वो कह रहे हैं ये सियासी नोयत की बात आप कर रहे हैं, हम डिप्लोमेट हैं। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? तो माय डियर, असल में जी शहजाद साहब कुछ कहना चाहते हैं? हाँ कर ले, खत्म कर। असल में पता है सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मीर पे कोई भी मामला आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, कारगिल सामने आ जाता है। कारगिल एक ऐसी कोशिश थी, उसको कहा गया, बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ। मैं खुद उन लोगों में से हूँ जिसने कहा कि स्टेट कश्मीर के अंदर हमें सबसे ज्यादा जख्म पहुंचाई तो कारगिल केस, क्योंकि या तो उसको मुकम्मल कर लेते या उसको कंपटीशन पे ले जाते, तो फिर हम कहते हैं कि बड़ा कमाल का काम हुआ। वो नहीं हुआ, उससे कश्मीर का जो हमारा केस था वो और कमजोर हो गया। हमने शिमला एग्रीमेंट के अंदर जाके शिमला एग्रीमेंट को हमने खुद अपने हाथों से सबसे पहले उसको कमजोर किया। उसको बुनियाद बना के आज हम बात उनसे नहीं कर सकते। हमें करनी चाहिए, जिस तरह भी हम उसको बचा सकते हैं हमें लेके चलना चाहिए। लेकिन हमारी सियासत जो है वो इतनी सेफ खेलना चाहती है। ये टीवी पे बैठ के बातें बहुत सुनेंगे आप, टीवी पे बड़ी बातें हैं। असल में जब काम करने का वक्त आता है, ये सियासत अपने वोट बैंक और अपने जो रेट्रिक इन्होंने पिछले 75 साल में क्रिएट किया है, उसके पीछे छुप के जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि अपने वोटर पे कोई ये ना कह दे कि देखो कश्मीर का सौदा करके आ गया। ठीक है जी, गुफ्तगू को कंक्लूद करते हैं। एक सेंटेंस, जिस भी सियासतदान ने कोशिश की है, आपने कहा ना शहजाद साहब की तजवीज बहुत अच्छी है कि हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। जिस भी सियासतदान ने कोशिश की है कि इंडिया से ताल्लुकात थोड़े से नॉर्मलाइज किया जाए, उसको मोदी का यार कहा गया, उसको गद्दार कहा गया, उसको निकाल दिया गया। ठीक है जी, सियासतदानों ने सियासत करते ये सब कुछ शुरू कर देते हैं। लेकिन वो बात करना चाहते हैं कि ये हम सवाल, लेकिन एक तजवीज अच्छी है कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की जाए, ह्यूमन राइट्स को उठाया जाए, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हाईलाइट हो और उसके लिए हर चैनल और फोरम को इस्तेमाल किया जाए, तो एक मौसर और भरपूर आवाज बनाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।